ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों को आज मैग्नेटिज्म को एक बार शॉर्ट में फिर से रिकैप करना था। उसके बाद हम अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो पहले मैग्नेटिज्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसको फिर से एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। तो मैग्नेटिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज अ बार मैग्नेट, ये पढ़ा था हमने। बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं जिनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। सर दिख नहीं रहा, ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। ओके बच्चों, सो मैग्नेटिज्म पोर्शन अपन को शॉर्ट में एक बार रिकैप करना था, उसे जल्दी से रिकैप करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? फिर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो बार मैग्नेट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि बार मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली सस्पेंड करूं, सो बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड होती है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। उसका क्या कारण था? हम सब अर्थ पे रहते हैं और अर्थ की फील्ड भी है, अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसकी वजह से बार मैग्नेट की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है, बिकॉज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। सो बार मैग्नेट को सस्पेंड करो, उसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है हमेशा, जिसे हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं। दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, जिसे हम साउथ पोल बोल देते हैं। इन पोल्स की अपन पोल स्ट्रेंथ डिसाइड करते थे, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है उसे मेजर करने के लिए हमने पोल स्ट्रेंथ नाम की क्वांटिटी डिफाइन करी थी। पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसी चीज हो जाती है जैसे किसी चार्ज का अमाउंट होता था। पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसी चीज होती है जैसे किसी चार्ज का अमाउंट होता है। कोई चार्ज क्यू चार्ज अपने से आर डिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वैसे ही कोई पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम है अपने से कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो एक पोल की पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसे आ जाता है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वो आता था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर। और क्योंकि ये वही वैसा ही फॉर्मुलेस बन रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर आ जाती है। यहां पर भी हम डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं बार मैग्नेट का, वो हो जाता है मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ रहेगा, नॉर्थ पोल को प्लस डिसाइड करते हैं अपन, साउथ पोल को नेगेटिव कहते हैं, इनटू इनके बीच का वेक्टर एल वेक्टर। तो यहाँ अपन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं वैसे यहाँ डिफाइन करते हैं एम इंटू एल वेक्टर। सो डायपोल मोमेंट भी हमने डिफाइन कर दिया। और जैसा आपने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, वैसे यहाँ पर बार मैग्नेट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो। तो वही सारे फॉर्मूले भी इसके बन जाएंगे। ये अगर थीटा एंगल पे जाके देखें हम आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ जो जनरल पोजीशन पे मैं मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा वो एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों कंपोनेंट की वजह से लिख देना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m cos थीटा बाय आर क्यूब इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और मैग्नेट का एक कंपोनेंट नीचे आएगा उसके से ऊपर आएगी, हो जाती है म्यू नॉट बाय 4 पाई m sin थीटा बाय आर क्यूब। वैसे ही आप एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर एक्सियल पोजीशन क्या आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, और इसकी डायरेक्शन एम वेक्टर के अलॉन्ग ही आती है। इक्वेटोरियल में वो एम वेक्टर के अपोजिट आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। डायरेक्शन में माइनस साइन लगा देना यहाँ पे अगर डायरेक्शन के साथ लिखना। तो ये मैंने जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वैसे ही सारी चीजें लिख दी है। फिर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उस पर टॉर्क लगता है, वैसे मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर भी टॉर्क लगता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बी से डिफाइन करा मैंने, बी से रिप्रेजेंट करा, और सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट रख दी मैंने नॉर्थ साउथ इस तरह से। तो इस मैग्नेट पर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क लगता है। क्या टॉर्क लगता है? दैट इज एम क्रॉस बी। पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसको आप माइनस एम बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही देखो, सब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़े हैं आपने वैसे ही फॉर्मूले लिखे हैं। तो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ाए थे वो याद होंगे, मान के डायरेक्ट लिख दे यहाँ पे। तो ये सब क्लियर है आपको फॉर्मूले? यस सर। वेरी गुड।
चलिए, है ना, मैंने मान के लिखा है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, आपको याद है, तो मैंने उसको वैसे जल्दी लिख दिया। अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो छोटे से एंगल पर, फिर उसको छोड़ दो तो वो टॉर्क उस लगता है जिससे एसएचएम करता है। वैसे ये भी एसएचएम करता है, इसका भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, वो आता है 2 पाई रूट ओवर आई बाय एमबी, यह आता है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और ये बहुत काम का फॉर्मूला है आपके लिए, इससे बहुत सारी चीजें ये बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। सपोज मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पता है आपको, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, टाइम पीरियड पता है, तो आप फील्ड निकाल सकते हो, है ना। तो फील्ड पता हो तो कुछ दूसरी चीज जो अननोन हो वो निकाल सकते हो। तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है, तो खूब क्वेश्चन आते हैं, इसको जरूर याद रखना। फिर मैंने ये भी सर बताया था ओमेगा, हाँ बोलो। सर वो ओमेगा, ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई बाय टाइम पीरियड, यस सर, है ना, 2 पाई बाय टाइम पीरियड ओमेगा होता है। चलिए, फिर मैंने ये भी बताया कि मैग्नेट को अगर बेंड कर दो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बदलेगा। मैग्नेट को अगर आपने मान लो कि सीधी यस सर। ठीक है, उसको आपने ऐसा बेंड कर दिया, अब बेंड करने से होता क्या है, उसके जो पोल्स है ना उनकी डिस्टेंस बदल जाती है। ये अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच की जो भी नई डिस्टेंस आ गई होगी ना, उसके हिसाब से नया एम वेक्टर लिख देना। पहले मान लो एल वेक्टर डिस्टेंस थी और अब आ गई एल डैश वेक्टर, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू एल डैश वेक्टर, और पुराना रहा होगा, नए वाले को एम डैश बोल देता हूं, पुराना रहा होगा एम इनटू एल वेक्टर। तो तुम्हें अगर नई डिस्टेंस पता हो पोल्स के बीच की, तो आप नया मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो मैग्नेट्स को अरेंज करके जोड़कर हम मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा भी सकते हैं, वो वेक्टरली ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है, जैसा डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल में होता था, बिल्कुल वैसे ही। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी, इसको शॉर्ट में रिकैप कराया मैंने। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट क्लास में बता ही रहा था और हमारे डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं बता रहा था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें हमने मैग्नेट रख दी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने मैग्नेट रख दिए, इस तरह से कोई मैग्नेट रखती है। आपको समझ में आ रहा है, मैंने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी है। यस सर, आ रहा है सर। तो इसमें ना लगता है फोर्स, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखो तो उस पर फोर्स लगता है। बिल्कुल वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल मतलब एक बार मैग्नेट को रखने पर उस पर फोर्स लगता है ना। यूनिफॉर्म फील्ड में तो फोर्स जीरो आता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, नेट जीरो होता है। पर नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स बचता है। क्या फॉर्मूला था इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या फॉर्मूला पड़ा है? md/dr बिल्कुल सही, इलेक्ट्रो हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना, सही चीज बोल रहे हो। तो यहाँ वो फोर्स का जो फॉर्मूला है, मैं थोड़ा और जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, आप सही बोल रहे हो, मैं थोड़ा और जनरलाइज करके लिखूंगा। तो लिखेंगे mx इंटू डेल बी वेक्टर बाय डेल एक्स प्लस my डेल बी वेक्टर बाय डेल वाई प्लस mz डेल बी वेक्टर बाय डेल जेड। मैंने क्या लिखा है ये, मैंने लिखा है कि जो भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है उसका एक्स कंपोनेंट क्या है इंटू मैग्नेटिक फील्ड का एक्स में रेट ऑफ चेंज क्या है, फिर मैग्नेटिक मोमेंट का वाई में कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वाई में रेट ऑफ चेंज क्या है, इसे जेड में लिखा है। तो आपने बोला वो भी यही था असल में, आप बस वो ये बोल रहे थे फोर्स के फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट इनटू डीबी वेक्टर बाय डीआर। तो इसमें ये याद यस रखना सर। पड़ता है, ये याद रखना पड़ता है कि जो आर ले रहे ना, ये असल में मैग्नेट की डायरेक्शन में पोजीशन है, मैग्नेट की डायरेक्शन में ये आर जो है ये मैग्नेट की डायरेक्शन में है। तो वही मैंने डायरेक्शन को ध्यान में रखने के लिए थोड़ा इस तरह से लिख दिया फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे हम अगर x में जा रहे हैं तो dv बाय dx करेंगे, y में जा रहे हैं तो dv बाय dy करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट रखा है उस डायरेक्शन का आर है, इसे याद रखना है आपको। चलिए, क्या याद रहेगा फॉर्मूला? ऐसे यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, है ना, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं। चलिए, फिर एक छोटी छोटी सी कुछ चीजें होती है जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, पहले कभी कोर्स में थी, तो उस पर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए थोड़ा सा बच आप कर पाओ इसलिए बता देता हूँ। तो एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बहुत ही सिंपल सी चीज होती है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये क्या है, कांच का बॉक्स है,
दिस इज अ ग्लास बॉक्स, इसमें नीचे से लेवल करने के लिए स्क्रूज लगे रहते, और इसमें एक ऐसा यहाँ पे सिलेंडर जैसा होता है जिसमें से थ्रेड लटका हुआ रहता है, और उस थ्रेड में नीचे एक हैंगर होता है, इस तरह से एक हैंगर लगा हुआ है। अब इस हैंगर में क्या कर सकते हैं अपन, मैग्नेट को लगा सकते हैं। तो इसमें मैग्नेट वगैरह रख दिया आपने, मान लो एक मैग्नेट रख दी थी यहाँ पर उस हैंगर में, ठीक है। अच्छा, इस ग्लास बॉक्स में नीचे एक यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास भी होता है। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर निडल होती है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता देती है। ये होता है मैग्नेटिक कंपास, थोड़ा बड़ा करके दिखाया है मैंने, ये इस तरह का उसमें निडल होती है, और वो निडल घूमती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ में रहती है। इसका जो एरो जिस पे कलर मार्क करते हैं अपन, वो एरो नॉर्थ दिखाता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। करते क्या असल में, हमने अभी पढ़ा था मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड में रखो और थोड़ा सा एंगल टिल्ट करके छोड़ो, तो ऐसे होता है, उसका टाइम पीरियड पता है हमको। तो असल में वही अरेंजमेंट है। हम सब अर्थ के ऊपर रहते हैं, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रहता है नॉर्थ डायरेक्शन में, वो रहता है नॉर्थ में, ठीक है। तो अर्थ की जो फील्ड है वो मान लो मैं BH बोल रहा हूं, उसकी वजह से हर मैग्नेट अगर अर्थ की फील्ड में थोड़ा सा एंगल टिल्ट करके छोड़ो तो HHM करेगी, उसका भी ये टाइम पीरियड आएगा। तो असल में वही अरेंजमेंट कराया है हमने, हमें एक मैग्नेट को लटका दिया अर्थ की फील्ड में और उसे हल्का सा टिल्ट करके छोड़ देते हैं, तो इससे ऐसे HHM करती है। अब स्टॉप वॉच लेके बैठ जाओ, इसका टाइम पीरियड मेजर कर लो, ठीक है, स्टॉप वॉच लेके बैठ जाओ, उसका टाइम पीरियड मेजर कर लो, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और टाइम पीरियड अगर पता चल गया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढ सकते हो आप, क्योंकि आपको अर्थ की फील्ड पता होती है। अर्थ की फील्ड हमारे पास डाटा अवेलेबल है, अर्थ की फील्ड किस जगह पे कितनी है, तो अर्थ की फील्ड हमें पता है। तो ये पता है हमें, टाइम पीरियड आप स्टॉप वॉच से निकाल लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास और अगर लेंथ लेंथ पता हो तो ये भी निकल जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट निकाल सकते हो। बस यही काम होता है इस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का, टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं अगर यहाँ से लिखूं m की वैल्यू क्या आना चाहिए, m आना चाहिए 4π² I/t²। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे भाई, मास और L लेंथ पता हो तो ml²/3 ऐसा कुछ आ जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, तो वो आप निकाल सकते हो। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें B भी था, B भी लिखना चाहिए मुझको, B अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ले लेंगे अपन, तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट निकालने के लिए। क्या है, क्लियर है? यस सर। ओके। अब इसमें ये बॉक्स क्यों लिया, बॉक्स बस इसलिए लिया ताकि हवा वगैरह से जो डिस्टर्बेंस आते हैं वो सब ना आए, हम इसको अच्छे से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख पाए, थोड़ा मतलब कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बचाने के लिए ऐसे बॉक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये काम होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, ठीक है, तो उसको याद रखना है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के एप्लीकेशन का, केस होता है सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड ये क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमें, लेकिन इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नहीं निकाल पा रहे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, ये डिपेंड करता है मास और लेंथ पे। अब तुम्हें ढंग से मास नहीं निकाल पा रहे हो, या लेंथ, या उसको शेप कुछ अधिक सा है तो मैग्नेटिक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख पा रहे हो, अगर वो रॉड जैसी मैग्नेट नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। इसमें क्या होता है, हमें एक दूसरा मैग्नेट लेना पड़ता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नोन हो। तो हम हेल्प लेते हैं एक मैग्नेट की जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नोन हो, एक नोन मैग्नेट ले लेते हैं हम, और दूसरा अननोन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो यहाँ दो चीजें हो जाती है, मैग्नेट नोन एंड मैग्नेट अननोन। अननोन का मैग्नेटिक मोमेंट और नोन का मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं, चलो m1 m2 है। m1 और m2 मैग्नेटिक मोमेंट से दो मैग्नेट्स के, ये आपको पता है, दूसरा नहीं पता है ना। आपको ये फाइंड करना है, जो अननोन है वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ये करने के लिए एक काम करते हैं, पहले दोनों मैग्नेट्स को एक जैसा रखते हैं, दोनों मैग्नेट को एक जैसा रखते हैं, एक के ऊपर एक ही डायरेक्शन में रख देते हैं इस तरह से।
इस तरह से रखते हैं कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट है ना एक ही डायरेक्शन में आ जाए, उससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो आ जाएगा m1 प्लस m2। m वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो जस्ट ऐड हो जाएगा वो, है ना। अब इसको डाल देते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, और इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। मान लो टाइम पीरियड आ रहा था t1, तो बाय अबव फॉर्मूला जो लिखा है ऊपर उससे आ जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई, जो भी सिस्टम का आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन t1 स्क्वायर इनटू bh, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना सब क्या हो रहा है? दो मैग्नेट ली, यस एक का सर। मैग्नेटिक मोमेंट नोन था, दूसरे का अननोन था, दोनों को साथ में रख दिया मैंने, दोनों को ऐसे रखा कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एड अप हो गया, सम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का, और फिर उसका मैंने यहाँ पे रखकर टाइम पीरियड निकाल लिया, और वो फॉर्मूला बनना चाहिए m1 प्लस m2 के लिए। वो अभी आई है वहां पर जो मुझे पता नहीं है, इनका कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता नहीं है। अब जो दूसरे जो नॉन मैग्नेट है ना, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट पता है, उसे उल्टा कर दो, उसे उल्टा कर दो। अब वो तो तुमने रॉड जैसी ली है, तो उसे उल्टा भी करोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केस 2 डिफरेंस वाला ले लेते हैं, एक मैग्नेट को उल्टा रख देते हैं अपन, अब जो आपको नोन थी उसको उल्टा रख दो। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो डिफरेंस हो क्या आएगा, इस केस में जो m नेट आएगा वो आएगा m1 माइनस m2। फिर से उसे उठा के वापस मैग्नेटोमीटर में डाल दो, वहां उसका टाइम पीरियड निकालो। तो अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनना चाहिए कि m1 माइनस m2 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन t2 स्क्वायर। ये टाइम पीरियड बदल गया होगा आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो देखो आई और ये 4 पाई स्क्वायर तो कट जाएगा क्योंकि सेम है, यस सर। bh भी कट जाएगा, तो उससे आपको ना इक्वेशन मिल जाएगी कि m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 वो हो रहा है मेरे पास t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, और टाइम पीरियड तो आपको पता ही था, तो टाइम पीरियड आपको नोन है, तो ये इधर नंबर नोन है आपको, m1 m2 में से एक पता है दूसरा अननोन है, तो इक्वेशन मिल गई, इसे सॉल्व कर दो, दूसरा अननोन मिल जाएगा। अब इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं पड़ी असल में, तो ये बहुत काम की चीज होगी यहाँ पे। समझ में आया पॉइंट? यस सर। है ना। तो ये अपन ने पढ़ा सम एंड डिफरेंस मेथड। देख लीजिए इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो। चलिए आई थिंक सबको क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक नई चीज और पढ़ेंगे अपन, टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ बहुत सिंपल चीज है। टेंजेंट लॉ, सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू b1 है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू b1 है, उसमें आपने एक मैग्नेटिक कंपास रखा, तो कंपास की निडल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, इसलिए वो इस तरह हो जाएगी। ये कंपास की निडल क्या होती है, ये एक बार मैग्नेट जैसी चीज है, इस पे भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसको तुम एंगल पे छोड़ो अगर मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस पे भी टॉर्क लगेगा, और वो उसको टॉर्क उसको वापस लाने की कोशिश करता है फील्ड के अलावा, तो टॉर्क की वजह से ये निडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहती है, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। एक कंपास के निडल को उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। अब हमने एक फील्ड और लगा दी बाद में, पहले ये सिचुएशन थी, फिर मैंने बाद में क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड b1 तो थी, यहां पर एक फील्ड और ऐड कर दी, यहां पे b2 विच इज परपेंडिकुलर टू b1, b2 भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी जो b1 के परपेंडिकुलर है। तो अब नीडल का क्या होगा बताओ, क्या वो पहले जैसी सिचुएशन में रहेगी क्या? नो सर, नो 45 डिग्री सर। आ जाएगी। क्या होगा बताओ 45 डिग्री, 45 डिग्री। 45 क्यों? b1 सर के एंगल पे होगी किसी। हाँ एंगल पे होगी, पर वो 45 नहीं थीटा होगा। एंगल पे। हाँ थीटा एंगल पे, वो थीटा क्या होना चाहिए बताओ? पुरानी डायरेक्शन से थीटा एंगल पे आ जाएगी, बिल्कुल सही कहा। वो थीटा क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। अरे जो भी नेट फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में आएगी ना यस सर। भाई, b1 b2 का जो नेट फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में एंगल हो जाएगा इसका,
भाई उसी डायरेक्शन में नेट फील्ड है तो उसी डायरेक्शन में नीडल रहेगी। अब ये बताओ कि B1 अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल है, B2 ऐसा वर्टिकल था, है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो नेट फील्ड जो भी बनने वाली है, क्या उसका B1 से एंगल लिख सकते हो कितना होगा? उस एंगल की वैल्यू या उसका tan में बता सकते हो क्या इस एंगल का? यस सर, बता सकते हैं। क्या होगा? B2/B1 B2/B1 है ना। तो जो B2 है वो B1 इंटू tan थीटा थी। बस इसी को बोलते हैं टेंजेंट लॉ। बस यही हमारा टेंजेंट लॉ, दिस इज टेंजेंट लॉ। ठीक है। अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड थी, एक मैग्नेटिक फील्ड थी यूनिफॉर्म, उसमें एक मैग्नेटिक कंपास रखा मैंने, और कंपास को अब मैंने एक और मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल वाले के परपेंडिकुलर लगा दी, इनिशियल के परपेंडिकुलर एक और फील्ड लगा दी, जिससे कंपास की नीडल घूमी, तो उसके घूमने का अगर एंगल पता चल गया तो दूसरी फील्ड कितनी है वो बता सकता हूँ। अगर मेरे पास पहली फील्ड पता हो, दूसरी फील्ड पे बता सकता हूँ। दिस लॉ इज नोन एज टेंजेंट लॉ। दिस लॉ इज नोन एज टेंजेंट लॉ। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी चीज है ये टेंजेंट लॉ। समझ में आई क्या बात? यस सर। ओके। गैल्वेनोमीटर पढ़ा आपने? बोलो। सर पढ़ा है। गैल्वेनोमीटर पढ़ा है? तो अभी गैल्वेनोमीटर और पढ़ते हैं हम। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये सब इनसाइड में नहीं है बच्चों। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट लॉ, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये सब पहले सिलेबस में था, पर अब ठीक है, इस पे क्वेश्चन कभी गलती से आ जाए इसलिए अपन प्रिकॉशनरी सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बहुत आसान सी चीज होती है। एक है ना, कॉइल ली जाती है वायर की, वायर के बहुत सारे टर्न से, कॉइल है वायर की, मान लो उसमें n टर्न्स से। ठीक है। इसको है ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस में वर्टिकल रखा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, वो पता करने के लिए आपने बीच में ना कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास रखा बीच में इस तरह से, तो कंपास की नीडल जो होती है वो आपको बता देगी कि किस तरफ अर्थ की फील्ड है ना। इस तरह से बीच में कंपास रखा हुआ है, तो कंपास के नीडल से हमें पता चल गया कि फील्ड किधर की तरफ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। इससे ठीक है। तो बीच में मैंने कंपास रखा है, कंपास की नीडल से मुझे पता चल गया कि अर्थ की फील्ड किधर है। अब इसी वर्टिकल प्लेन में मैंने एक करंट लूप रख दिया। अभी मैंने करंट नहीं फ्लो कराया इसमें से, मैंने एक बस वायर का लूप बना के रख दिया, और वायर के लूप के जो एंड से अभी ऐसे ही ओपन रखे। जब इस लूप में कोई करंट नहीं है तब तो यहाँ सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें पता होती है नॉर्मली। अर्थ की फील्ड हर लोकेशन की हमें पता है, तो हमें अर्थ की फील्ड पता है, BH पता है। अब क्या करा मैंने, इस लूप में से करंट फ्लो करा दिया, जिस करंट को मुझे मेजर करना है ना वो करंट फ्लो करा दिया। तो लूप में अगर करंट होता है तो लूप के सेंटर में यस मैग्नेटिक सर। फील्ड बनती है, कितना बनती है? नॉट I/2R। म्यू नॉट आई, जो भी करंट फ्लो कर रहा है, बाय 2R, और उसमें n टर्न से तो n भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, n टर्न से तो n टर्न्स की कॉइल है ये होगी। यस सर। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? करंट मान लो ऐसा है तो ऐसे अंदर की तरफ आएगी, सही है क्या? यस सर। है ना, वैसे क्रॉस क्रॉस जैसे दिखा देंगे अपन, जो दूसरी फील्ड है B, लूप की वजह से। तो लूप की फील्ड और अर्थ की फील्ड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिससे नीडल अब डिफ्लेक्ट होगी, है ना। यस सर। तो नीडल में होता है डिफ्लेक्शन, और मान लो डिफ्लेक्शन तुम्हें पता है थीटा, डिफ्लेक्शन थीटा पता है, तो तुम ये इस फॉर्मूला टेंजेंट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप इसे लिख सकते हो ना कि अर्थ की फील्ड इनटू tan थीटा होना चाहिए, यस सर। है ना। अर्थ की फील्ड तो हमें पता ही होती है। अच्छा लूप की फील्ड तो I के प्रोपोर्शनल थी, लूप की फील्ड क्या थी, म्यू नॉट n I बाय 2R इक्वल टू BH tan थीटा। तो यहाँ ध्यान से देखो I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा आ रहा है, यस सर। है ना। भाई बाकी सब तो कांस्टेंट है, अर्थ की फील्ड म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न इन लूप वो बार बार अपन लूप में से बदलेंगे थोड़ी। तो लूप में अगर करंट अलग अलग फ्लो कराओ तो आपको अलग अलग एंगल मिलेगा,
और वो एंगल का tan निकाल के आप पता कर सकते हो कि करंट कितना लूप है। बस इसी तरीके से करंट को पता कर लिया जाता है। यहाँ जो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स है उन सबकी वैल्यू फिक्स होती है, तो वो लिख लेंगे अपन क्या है। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम करंट निकाल सकते हैं। बस यही जो गैल्वेनोमीटर इसे बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट नाम क्यों आया? क्योंकि इसमें टेंजेंट लॉ का एप्लीकेशन होता है, इसलिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। देख लीजिए अच्छे से, समझ में आया कि नहीं? सर BH सर किसको डिनोट कर रहा है? BH अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो BH लिखा है कहा गया, ये रहा, इट इज मैग्नेटिक फील्ड बाय अर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड BH यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी एक चीज बची हुई थी अपनी, ये भी अपन ने कंप्लीट कर ली अभी, है ना। तो ये अपन ने करीब करीब सारी चीजें मैग्नेट और उससे एसोसिएटेड जो होती है वो एक बार देख लिए। अब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना और स्टार्ट करते हैं। तो ये सब मैं हटाने वाला हूँ, हटा दो सब। रुकिएगा सर, अभी हुआ नहीं सर। हाँ। नहीं हुआ सर, अभी हुआ Yes, नहीं sir. है। वह उधर का तो हटा देता हूँ जो पुराना था। टेंजेंट लॉ पढ़ा अपन ने, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी पढ़ा। चलिए, हो गया क्या नोट? यस सर, हो गया सर। हो गया, गुड, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। थोड़ा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चीजें समझेंगे। देखो, हम सब अर्थ पे रहते और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये तो कई बार आपको बोल चुका हूं मैं। आपको कई जगह से पता होगा कि अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जितने कंपास होते हैं वो क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता पाते हैं? बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कई सारे बर्ड्स अपने घरों तक जाने के लिए शायद इस फील्ड का ही यूज करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का अंदाजा है। जैसे कबूतर जो होता है, पिजन, वो कहीं भी छोड़ दो, उसके होम से दूर ले जाके कहीं से भी छोड़ दो तो वापस अपने घर तक पहुंच जाता है। ही माइट बी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से शायद डायरेक्शन का उसका अंदाजा लगता है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट है। अब अर्थ की फील्ड तो है, ये सबको पता है। इसकी स्टार्टिंग कैसे पता चली थी कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है? तो मैग्नीशिया नाम का कोई आइलैंड था, वहां से मैग्नेटिज्म पता चला था। फिर चाइनीज लोगों ने कुछ कैरेट वगैरह बनाया था, ये सब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो वहां हमको अंदाजा था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसको अब किस डायरेक्शन में होती है, इसकी वैल्यूज कैसे वेरी कर रही है, ये थोड़ा सा और डिटेल में हमें समझना है। तो अपन अब इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो अगर मैं अर्थ को देखूं, अर्थ अप्रोक्सीमेटली स्फीयर होता है। अप्रोक्सीमेटली स्फीयर होता है बच्चों, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता। अर्थ अप्रोक्सीमेटली स्फीयर Yes, sir. है ना, जो सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, एज वेल एज अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करता है, उसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस उसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस में अर्थ की एक रोटेशन की डायरेक्शन। अच्छा, हम सब अगर अर्थ पे है तो हम बहुत छोटे छोटे से अर्थ पर प्राणी हैं, हम बहुत छोटे छोटे से प्राणी हैं। अर्थ के कंपेयर में हम बहुत छोटे होते हैं। अर्थ की जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है, करीब 6400 किलोमीटर से अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा है। और हम सबका जो साइज है 6400 किलोमीटर के कंपेयर में बहुत छोटा है।
सो हम सब बहुत छोटे छोटे से प्राणी। अगर मैं अर्थ पर खुद को दिखाऊं तो देखो मैंने वहां पर दिखाया है, दिख रहा Yes, sir. है ना? एक सेकंड रुकिएगा, चलिए कुछ एक मिनट। एक मिनट बच्चों, होल्ड करना। ओके बच्चों, सो अर्थ अपने एक्सिस के और रोटेट करती है, ये अपन बात कर रहे थे, और अर्थ पर हम बहुत छोटे से होते हैं। अच्छा, हमने समझने के लिए हमने डायरेक्शन डिसाइड कर रखी है। हम अगर सन जिस तरह से राइज होता है उधर की तरफ फेस करके खड़े हो जाए तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है इस डायरेक्शन में हम बोलते हैं नॉर्थ है, और हमारे राइट हैंड की तरफ बोलते हैं हम साउथ है। आई रिपीट, सन जिस तरफ से राइज होता है उधर की तरफ हेड करके खड़े हो जाए तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आप बोलते हैं नॉर्थ है, आपके साउथ राइट हैंड की तरफ बोलते हैं साउथ है। तो अगर ऐसा देखे, सपोज मैं अभी ऐसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है जो सन की तरफ हेड करके खड़ा है, तो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पे नॉर्थ होता है, और नॉर्थ की डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल एक्सिस जहां अर्थ को कट करता है उसे बोला जाता है नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियो लगा दिया ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के लिए। और साउथ डायरेक्शन में जो पोल आता है उसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अर्थ का सेंटर यहां कहीं होगा। अर्थ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर अर्थ का सेंटर ही हो, जिसका सेंटर अर्थ का सेंटर ही हो, और जिसका एक्सिस ये एक्सिस हो, ऐसा सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं, अर्थ की सरफेस पे एक मैंने सर्कल ड्रॉ करा इस तरह से, जिसका सेंटर अर्थ का सेंटर है और जिसका एक्सिस यही ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसे कहा जाता है इक्वेटर। इसे कहा जाता है इक्वेटर, क्योंकि ज्योग्राफिकल एक्सिस के हिसाब से हमने इक्वेटर बनाया, इसलिए कई बार इसे ज्योग्राफिकल इक्वेटर भी कहा जाता है। ज्योग्राफिकल इक्वेटर। हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं उस लोकेशन को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करो, और ये जो प्लेन बना है ना, जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर का प्लेन बना है, उस प्लेन से कितना एंगल है आपका, उस एंगल को कहा जाता है लैटिट्यूड। इस एंगल को कहा जाता है लैटिट्यूड। ये थीटा अभी दिखा नहीं रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एंगल। अर्थ की सरफेस पर पोजीशन बताने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इस तरह से पोजीशन बताते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, तो जो ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर होता है उस इक्वेटर से कितने एंगल पे आप खड़े हो, उस इक्वेटर के प्लेन से आपका क्या एंगल है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल। क्या लैटिट्यूड एंगल समझ में आया? Yes, sir. है ना? अच्छा, लैटिट्यूड एंगल मेजर करने के लिए आपको या तो इधर जाना पड़ेगा, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, या इधर जाना पड़ेगा, मतलब साउथ में जाना पड़ेगा। तो लैटिट्यूड एंगल हमेशा नॉर्थ या साउथ इस डायरेक्शन में दिया जाता है, इतने डिग्री नॉर्थ जाना है या इतने डिग्री साउथ जाना है, इस तरह से लिखा रहता है लैटिट्यूड एंगल। ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. ओके। इसके बाद किसी पोजीशन को बताने के लिए साथ में हम लॉन्जिट्यूड भी बताते हैं। लॉन्जिट्यूड क्या होता है, तो हमने अर्थ के सरफेस पे हमने जो पोल्स थे ना, इनको जोड़ने वाले सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करी। तो इनको जब जोड़ने की कोशिश करी तो मेरे पास है ना ऐसे सेमी सर्कल्स ड्रॉ होंगे। अर्थ क्योंकि एक स्फीयर है तो दोनों पोल्स को जोड़ने पर मुझे ऐसी ऐसी कर्व्ड लाइंस दिखेगी, ऐसे हमको सेमी सर्कल्स दिखेंगे। बताओ, इस समझ में आ रहा है? अर्थ के पोल्स को जोड़ने पर हमें इस तरह के सेमी सर्कल्स मिलेंगे। ये जो सेमी सर्कल्स है जो अर्थ के पोल्स को जोड़ रहे हैं इन्हें कहते हैं लॉन्जिट्यूड सर्कल। लॉन्जिट्यूड सर्कल। और इन लॉन्जिट्यूड सर्कल्स में से एक को चूज करके हमने बोल दिया जीरो, उसको चूज करके जीरो बोल दिया। जैसे आपको टॉप से दिखाओ, अगर मैं मान लो ये अर्थ है, इसको किसी पोल से देखे, फ्रॉम टॉप व्यू, फ्रॉम अ पोल, किसी पोल से देखे तो दिखेगा अर्थ, क्योंकि स्फीयर है तो अभी भी सर्कल ही बनेगा, है ना? अर्थ क्योंकि स्फीयर है तो उसको किसी भी डायरेक्शन से देखो आपको 2D में तो एक सर्कल जैसा ही दिखेगा अभी भी, तो ऊपर से देखने पे भी दिखेगा तो स्फीयर जैसे, सर्कल जैसे। और ये दिख रहा है मान लो पोल, और ये जो सर्कल्स बनाए थे ना अपन ने, इनको अगर दिखा दूं मैं तो ऐसे ऐसे लाइंस दिखेगी अपन को,
ये सारे लॉन्जिट्यूड सर्कल्स इस तरह के लाइन दिखेगी हमको, ये सारे लॉन्जिट्यूड सर्कल्स ड्रॉ करें मैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो लॉन्जिट्यूड सर्कल्स है इसमें से किसी एक सर्कल को जो ग्रीनविच से पास कर रहा था, पासेस थ्रू ग्रीनविच, इसको नाम दे दिया गया 0, इसको नाम दिया गया 0। और ऊपर से यहां से देख रहे हो तो आगे पीछे की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट वेस्ट होती है, तो इधर और इधर ईस्ट वेस्ट होता था इसमें, इधर ईस्ट, इधर सन उगता है, इधर वेस्ट। तो यहां से कोई दूसरा सर्कल कितने एंगल पर है वो उसका ईस्ट या वेस्ट उस एंगल के साथ हम लैटिट्यूड बता देते हैं, तो सॉरी लॉन्जिट्यूड बता देते हैं। तो किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, जैसे ये कोई पोजीशन है, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, तो इसकी पोजीशन समझाने के लिए कि वो कहाँ खड़ा है, इसकी पोजीशन समझाने के लिए हम दो चीजें बताते हैं। एक, उसकी पोजीशन को ज्वाइन करो अर्थ के सेंटर से, और ये जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर बना था उसके प्लेन से कितने एंगल पर है वो, ये वाला एंगल निकाल देते हैं। इसको मान लो मैंने बोल दिया अल्फा, ये एंगल मान लो अल्फा आ गया। फिर हम देखते हैं कि जो ग्रीनविच वाला लॉन्जिट्यूड था, ग्रीनविच वाला जो लॉन्जिट्यूड था, वहां से यहाँ कितने डिग्री घूम के आना पड़ रहा है, मान लो वो 5 था, है ना। तो अल्फा एंड 5 इनको मिलाकर, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को मिलाकर हम पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये समझ में आया कैसे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का मतलब क्या होता है? अच्छे से आ रहा है क्या बच्चों? रिप्लाई करिए। सर ये अल्फा किसके बीच का एंगल है? अल्फा किसके बीच का एंगल है? अल्फा देखो अर्थ के सेंटर से हमारी पोजीशन को जोड़ने वाली लाइन का, ये जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर का प्लेन है उस प्लेन से एंगल है। ज्योग्राफिकल इक्वेटर के प्लेन से हमारा एंगल क्या है उसे बोलते हैं लैटिट्यूड, और इस लैटिट्यूड को मैंने अल्फा बोला है। अल्फा इज लैटिट्यूड, क्लियर? यस सर। ओके, फिर दूसरा चीज है फाई। फाई है लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड क्या होता है? आप जहां खड़े हो, आप जिस भी लोकेशन पर खड़े हो, मान लो आप यहां खड़े थे, वो उस पोजीशन को ग्रीनविच वाला जो सर्कल है उससे कितने एंगल पे आएगी वो पोजीशन, वो फाई एंगल, वो कहलाता है लॉन्जिट्यूड। तो ऐसे आपकी पोजीशन आने के लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ये दो एंगल से हमारी पोजीशन बताई जाती है। बोलो, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, चलिए, इसका मुझे जरूरत तो थी नहीं बताने की अभी, पर वो बता रहे थे तो बता दिया बीच में मैंने। अच्छा, एक चीज सुनी होगी शायद, को लैटिट्यूड, वो क्या होता है वो बता देता हूँ। ये वाला जो एंगल होता है, इधर का एंगल अल्फा लैटिट्यूड बोलते हैं, और ये जो एंगल होता है 90 माइनस अल्फा, इसे बोलते हैं को लैटिट्यूड। इट्स कॉल्ड को लैटिट्यूड, को लैटिट्यूड। चलिए, तो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं थोड़ा आइडिया दीजिए हमें आगे। अभी मेन चीज ये नहीं पढ़ रहे थे हम तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो इसे मैं हटा देता हूँ, है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे वापस आ जाते हैं। चलिए, वापस से जल्दी से हमारी अर्थ बना लेते हैं। सपोज ये हमारी अर्थ थी, ये अर्थ का घूमने वाला एक्सिस, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब अगर आप एक मैग्नेट लो, कंपास ले लो, कंपास लेके ढूंढो कि अर्थ की फील्ड कैसी है, क्या है, तो आपको कई सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। जैसे आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के जो मैग्नेट के पोल है वो किधर है, वो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखो, कहीं भी आप मैग्नेटिक कंपास को रखते हो तो कंपास की नीडल जो होती है अर्थ पे हमेशा साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाती है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाती है। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेट के बाहर, एक मैग्नेट बनाया मैंने मान लो यहाँ, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाऊं आपको, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, ऐसे फील्ड लाइन बनती है इस तरह से। तो ये फील्ड लाइन आपको बता रही है कि अगर आपको ये फील्ड की डायरेक्शन देखोगे मैग्नेट से थोड़ा साइड वाइज जाके, तो आपको मैग्नेट की डायरेक्शन से उल्टा दिखेगी।
फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेट की डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है उसे उल्टा दिखती है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें इधर की तरफ दिख रही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ दिख रही है, अर्थ की मैग्नेट की फील्ड की डायरेक्शन इधर दिख रही है, वो दिखती है मैग्नेट की डायरेक्शन से उल्टा, मतलब मैग्नेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसका मतलब अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नीचे कहीं पर है, यहाँ अर्थ के अंदर कहीं पर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, और उधर यहाँ अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है। और जहां पर भी पोल होगा वहां फील्ड लाइन बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगी, और वो एग्जैक्टली सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो एग्जैक्टली सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो कुछ जगह पर ऐसा हमें दिखता है, एक अर्थ की सरफेस हमें जगह दिखती है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा अंदर की तरफ जा रही होती है, तो वहां अर्थ का हमें मैग्नेट का साउथ पोल दिखता है। कुछ एक ऐसी जगह दिखती है हमको जहां फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकलते दिखती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकलती दिखती है, तो अर्थ के मैग्नेट का वहां अंदर होना चाहिए था नॉर्थ पोल। तो अर्थ के साउथ डायरेक्शन में जाके देखिए, या अर्थ के साउथ ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इसके पास जाके देखिए तो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल मिलता है आपको। वैसे ही अर्थ के ज्योग्राफी के नॉर्थ पोल के पास जाके देखिए तो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल मिलता है। तो जो ज्योग्राफिकल एक्सिस की जो डायरेक्शन है, ज्योग्राफिकल एक्सिस में जो पोल्स का हमने नाम दिया है उससे उल्टा अंदर अर्थ के मैग्नेट के पोल से, समझ में आ रहा है, दिख रहा है डायग्राम से, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ है, ये समझ में आ रहा है? यस, ओके। अच्छा, ये वाला पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन में आने वाला है, इसे कहा जाता है साउथ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल। इट इज नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट। थोड़ा कंफ्यूजिंग नॉमेनक्लेचर है, पर क्या करें, जो साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट का पोल आता है उसे कहा जाता है साउथ मैग्नेटिक पोल, पर वो मैग्नेट वाइज देखे तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। बिल्कुल वैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन में यहां जो पोल आता है उसे बोलते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और अर्थ के मैग्नेट का वो साउथ पोल है, इट इज इक्वल टू साउथ पोल, साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट। सो कुछ कंफ्यूजन है या नॉमेनक्लेचर में, ऐसा है आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको दिखता है, एनसीईआरटी में भी ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली लिखी हुई है कि पोल्स के नॉमेनक्लेचर में कुछ थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ फर्क है, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने साउथ डायरेक्शन में जो पोल आ रहा था मैग्नेट का वो साउथ डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए उसको बोला साउथ मैग्नेटिक पोल, पर जब पता करा तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। तो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट जैसी चीज लगती है, हमको दिखती है, और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल आता है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में एक जगह मिलती है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है यहाँ। एक चीज तो ये समझ में आई। दूसरी चीज ये भी समझ में आ रही है कि अर्थ के घूमने का एक्सिस और मैग्नेट का एक्सिस सेम नहीं है। अर्थ के मैग्नेट को जोड़ने वाली जो लाइन है इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये इक्वल नहीं है ज्योग्राफिकल एक्सिस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सिस अलग है और मैग्नेटिक एक्सिस अलग है। और अभी प्रेजेंटली एनसीईआरटी में बताया ये करीब करीब 11.3 डिग्री के एंगल पर है, 11.3 डिग्री का एंगल है, एनसीईआरटी में लिखा है 11.3 डिग्री के एंगल पर है ये दोनों, ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है? The magnetic axis of Earth and geographical axis of Earth are not identical. They are separate, and at present they are at 11.3 degrees angle. As well as the direction of north direction, direction of north जो कोई कंपास दिखाता है, अब मैग्नेट का कंपास जो अर्थ के मैग्नेट के पोल को दिखाएगा तो वो एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं दिखाता। आप अगर मैग्नेट के कंपास से देखेंगे तो आपको मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ है वो पता चलेगा, पर अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो तो इससे अलग है। इसका मतलब जो कंपास होते हैं वो सही डायरेक्शन नहीं दिखाते। ये बात समझ में आ रही है? कंपास की डायरेक्शन जो दिखाते हैं थोड़ा सा गलती है उसमें, थोड़ा सा फर्क है।
क्या चीज समझ में आ रही है? यस। चलो मॉड्यूल में बता रहे बच्चे कि 17 डिग्री दिया है। देखो भाई एनसीईआरटी में ये दिया है, अब तुम्हारा मॉड्यूल कुछ भी दे, एनसीईआरटी ने ये दिया है मतलब ये दिया है, ठीक है ना? यस सर। ओके बच्चों, चलिए तो अभी अपन ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थ के ज्योग्राफी के बारे में, है ना? एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले इक्वेटर बनाया था, ज्योग्राफिकल इक्वेटर बनाया था, वैसे मैग्नेटिक इक्वेटर भी बना सकते हैं। जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसका सेंटर जहां भी होगा वहां से एक सर्कल जैसा बनाओ, उसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाओ, ये सर्कल बनाया मैंने ये, तो इसे कहा जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। हम अगर मैग्नेटिक इक्वेटर पर है तो एकदम मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ये जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट के एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर जा रहे हैं। मैग्नेट के एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ठीक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पे जाके देखे तो फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के ठीक परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ एकदम इसके पैरेलल जाके हम देख रहे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल दिखना चाहिए, अर्थ की सरफेस की भी पैरेलल होना चाहिए। सबसे बड़ी खासियत होती है मैग्नेटिक इक्वेटर की कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अर्थ सरफेस। This is the main important property. This is the main important property of magnetic equator. Actually magnetic equator क्या है? तो ये मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन है। आप अगर ध्यान से समझे मैग्नेट का एक्सिस उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे तो वैसे तो हो रहा है यहाँ, ये मैग्नेट का एक्सिस और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे गए हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो अलोंग द एम वेक्टर होती है, अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल आती है। इसके भले डायरेक्शन में अपोजिट है पर है तो ओरिएंटेशन वाइज इसके पैरेलल ही है। तो इस लाइन के पैरेलल हमको यहाँ फील्ड दिखेगी और ये लाइन क्योंकि अर्थ का एक्सिस जैसा है, अर्थ का एक डायमीटर है, डायमीटर के पैरेलल सरफेस पे अर्थ की सरफेस के टेंजेंट होगा ये। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस के टेंजेंट के अलोंग होती है, ये बहुत खास प्रॉपर्टी है। एट मैग्नेटिक एक्सिस सॉरी एट मैग्नेटिक इक्वेटर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ अर्थ, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ अर्थ और पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, वो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल टेंजेंट के अलोंग होती है। दिस इज वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी। क्लियर? क्या समझ में आया? यस सर। ओके, ये बहुत काम की चीज है बच्चों, इसको याद रखना है। चलिए तो ये अपन ने कुछ चीजें पढ़ी। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको। अब इसे मेजर करने के लिए अर्थ की फील्ड कितनी है क्या है इसको बताने के लिए हम है ना 3 क्वांटिटी का हेल्प लेते हैं, 3 क्वांटिटी की यूज करते हैं। क्या है वो क्वांटिटीज बताता हूं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि जो कंपास होते हैं वो सही से डायरेक्शन नहीं बताते। तो कंपास क्या बताते हैं? अगर आप किसी लोकेशन पर खड़े हैं, अर्थ के पोल से ये जो ज्योग्राफिकल पोल्स है और आपकी लोकेशन, इनको ज्वाइन करने वाला एक सेमी सर्कल बनाओ, एक लॉन्जिट्यूड सेमी सर्कल इस तरह का बन सकता है। और ऐसा ही सेमी सर्कल अर्थ के मैग्नेट के पोल को ज्वाइन करके भी तो बना सकते हैं, ऐसा। दो सेमी सर्कल बनाए मैंने यहाँ पे, एक सेमी सर्कल बनाया ये रहा जो अर्थ के मैग्नेट के अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स को ज्वाइन कर रहा है, और दूसरा सेमी सर्कल बनाया जो अर्थ के मैग्नेट के पोल्स को ज्वाइन कर रहा है, ऐसा है ना। दूसरे वाले को थोड़ा डॉटेड कर देता हूं ताकि आपको अलग दिखे वो, ठीक है। अगर आप यहां खड़े हो तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, इस लाइन पे चलने पर आपको मैग्नेट के पोल दिख रहे हैं। तो इस लाइन के अलोंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग होगी, मतलब कंपास ये डायरेक्शन दिखाएगा। और असली नॉर्थ पोल की डायरेक्शन यहाँ है, तो आप इससे एक एंगल पर हो, बस यही जो एंगल होता है इसको मैं अगर बोल दूं यहाँ पे कुछ साय बोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जो साय एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन।
angle of declination. What is angle of declination? Angle of declination is the angle. Angle of declination is an angle between the longitude circle joining geographical north pole and geographical south pole, and a longitude like circle joining magnetic poles. मैग्नेटिक पोल को ज्वाइन करने वाला एक लॉन्जिट्यूड जैसा सर्कल बनाए और अर्थ के पोल को ज्वाइन करने वाला एक लॉन्जिट्यूड जैसा सर्कल बनाए। इनके बीच में जो एंगल आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या है, समझ में आ रहा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? यस सर। है ना, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन असल में वो एंगल हो जाएगा जो कंपास गलत बता रहा है। मतलब कंपास, मैग्नेट का कंपास आपको बता रहा है कि नॉर्थ इधर है, असली में थोड़ा सा एंगल पे, वो तो कितना एंगल है, वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चलिए, इसको बताने का एक और तरीका होता है। देखिए, हम इस लोकेशन पे एक वर्टिकल प्लेन बनाए। अब वो यहाँ इस डायग्राम समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा साइड में बताता हूँ। एक वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में लाई कर रही थी। सपोज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में लाई कर रही है। दिस इज अ प्लेन इन विच अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है। इसे बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है। जैसे हम यहाँ खड़े, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मेरे लिए एक प्लेन जिसमें मुझे दिख रहा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उस प्लेन को मैं बोलूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। उस प्लेन को बोलूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑफ कोर्स इसी प्लेन में मुझे अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल दिखेंगे, क्योंकि अर्थ के मैग्नेट को पोल को जोड़ने वाला जो प्लेन होगा उसी प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी। सो वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है उसे बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये समझ में आई क्या बात? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये क्लियर हो रहा है क्या? आप सब अपनी अपनी जगह पर, जहां पर भी हो, आप अपनी जगह पर हो, वहां पर आप एक मैग्नेटिक कंपास को लो। मैग्नेटिक कंपास की नीडल जिस डायरेक्शन में दिखा रही है, जो डायरेक्शन दिखा रही है, उस डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो। इमेजिन अ वर्टिकल प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो प्लेन, वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है, समझ में आ रहा है? यस, आज तक को तो आ रहा है, बाकी बच्चे त्रिलोक को भी आ रहा है। बाकी चलो, मुझे लगता है शायद आ रहा है। यस, नहीं आया सर। नहीं आया। फिर से एक कंपास पता है आपको क्या होता है ना? वो लोग कंपास की जो निडल होती है, वो जो डायरेक्शन दिखा रही है वो देखो, उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखो कंपास को, तो कंपास की निडल किस डायरेक्शन को दिखा रही है वो देखो। अब उस डायरेक्शन में इमेजिन करो एक वर्टिकल प्लेन। जस्ट इमेजिन अ वर्टिकल प्लेन जिसमें वो डायरेक्शन है। दैट वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। है ना? अब इसे मैग्नेटिक मेरिडियन क्यों Yes, कहा? sir. क्योंकि How इसमें do you अर्थ की, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कंपास बताता है, और कंपास की डायरेक्शन हमें बताती है अर्थ के पोल्स की डायरेक्शन। अर्थ का नॉर्थ पोल, मैग्नेट वाला पोल कहाँ है, अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहाँ है। तो अगर मैं इस मैग्नेट जो कंपास दिशा बता रहा है ना, उस डायरेक्शन में चलूं तो मैग्नेट के पोल पे पहुंच जाऊंगा। तो वो वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ के मैग्नेट के पोल थे, उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ के मैग्नेट के पोल लाई कर रहे हैं। तो असल में ये जो डॉटेड लाइन बनाई ना मैंने, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में, ये डॉटेड लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन में। इस लाइन के साथ ही, इस लाइन के डायरेक्शन में ही अर्थ के मैग्नेट के पोल्स थे। बोलो, समझ में आ रहा है? हाउ डायरेक्शन दिखा रहा है मेरे में? हाँ, है ना, वो मैग्नेट की डायरेक्शन, अर्थ की मैग्नेटिक पोल का है वो बता रहा है। चलो, अब दूसरी चीज, अब असली अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो तो कहीं और है ना? यस तो सर। एक ऐसा वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो जिसके अंदर चलने पे तुम्हें असली अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, वो मिल जाए। तो उस वर्टिकल प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एक और यहाँ वर्टिकल प्लेन इमेजिन कर सकते हो आप, एक और वर्टिकल प्लेन आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसा कुछ। ये दूसरा वर्टिकल प्लेन जिसमें दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन, जिसमें अर्थ के
घूमने वाले जो पोल्स होते हैं, मैग्नेट ज्योग्राफिकल जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो ज्योग्राफिकल पोल हो रहे हैं वो लाई कर रहे हैं। बस इन दो प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज एन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? वो ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिसमें चलने पर अर्थ के मैग्नेट के पोल आ जाते हैं, जिसके अंदर चलते जाओ उस प्लेन में तो आपको अर्थ के मैग्नेट के पोल मिल जाएंगे। और एक दूसरा प्लेन जिसमें चलने पर अर्थ के घूमने वाले पोल्स, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ पोल मिले, उसे बोलते हैं हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और इनके बीच का जो एंगल है बस उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। असल में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वो एंगल होता है जितना तुम्हारा वो जो कंपास है गलत बता रहा है डायरेक्शन। असली नॉर्थ से वो तो मैग्नेट की डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नेट के पोल का वो बताता है, तो कितना एंगल गलत है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। पॉइंट समझ में आया? यस सर। चलो, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए एक बहुत बड़ा चीज होती है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बताना। तो ये समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आई होप कि सबको क्लियर है। आप ये आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मैग्नेटिक इक्वेटर था वहां पे अर्थ की फील्ड, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एकदम अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ थी। लेकिन हर जगह ऐसा जरूरी नहीं। जैसे यहां देखो तो वो तो एकदम अर्थ की सरफेस से परपेंडिकुलर है ना? दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाने की कोशिश करूं, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा जरूरी नहीं होता कि एकदम अर्थ की सरफेस के पैरेलल हो, वो एंगल पे होती है। जैसे यहां भी दिखाया मैंने, दिस आर एट एन एंगल। सो अर्थ की सरफेस की जो डायरेक्शन है, यहां अगर अर्थ की सरफेस के पैरेलल लाइन दिखाऊं तो ये वाली ब्लू लाइन होगी वो, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाऊं तो वो ग्रीन डायरेक्शन में है। दिख पा रहा है आपको? ये इनके बीच में एक एंगल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल पे होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दिस इज बी वेक्टर ऑफ अर्थ। इनके बीच में जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम सब अर्थ पे, हमारे लिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पर है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। और ऑफ कोर्स इक्वेटर पे जीरो होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे ये जीरो आएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप जीरो होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इक्वेटर की, मैग्नेटिक इक्वेटर की, वहां एंगल ऑफ डिप जीरो होता है। सर ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है क्या? नहीं, सर हॉरिजॉन्टल वो डायरेक्शन समझते हैं आप? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? नो सर वो पूछ रहा हूँ स्पेलिंग को क्या लिखा है। या यस सर। हाँ, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यस, चलिए, यहां मैंने बताया व्हाट इज एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टल भी नहीं होती, अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, उससे एक एंगल पे होती है। तो जो एंगल होता है ना उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बहुत ही सिंपल, समझ में आ रही है बात? ये बताइए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, उसे एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ साउथ पोल है मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा नीचे की तरफ झुकी रहेगी, और इधर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है ऐसे, इस तरह से। तो यहां आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब अर्थ की सरफेस की जो पैरेलल डायरेक्शन है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और वहां नीचे की तरफ जा रही है। दिख रहा है आपको?
यहाँ पे डिप एंगल मतलब नीचे की तरफ होता है, इसलिए उसको डिप बोला जाता है, और यहाँ पे वो ऊपर की तरफ होता है। बोलो ये समझ में आ रहा है? अर्थ मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. इज बिलो द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है, इन अबोव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में आया था बच्चों इस साल 2020, इस साल नहीं सॉरी पिछले साल 2019 में आया था नीट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि एक पॉइंट पे उन्होंने बोल दिया था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है, तो वो पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ऐसा पूछ दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया था, है ना? तो ये डिप एंगल क्या होता है बहुत अच्छे से समझना है अपन को। व्हाट इज डिप एंगल? डिप एंगल क्लियर हो रहा है क्या? इट इज द एंगल ऑफ फील्ड, अर्थ फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है क्या? यस सर। है ना? अब देखो ये जो बी है इसके आप दो कंपोनेंट ले सकते हो। उसका कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसे बोलते हैं बीएच, बी इंटू कॉस डेल्टा। उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसे बोलते हैं बीबी, बी इंटू साइन डेल्टा। मान लो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये बी क्या है? इट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरे को बोल देंगे वर्टिकल। अगर आपको एंगल ऑफ डिप डेल्टा पता हो तो देखो इनको अगर तुम डिवाइड करो तो आपको मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू tan डेल्टा। सो आप वर्टिकल कंपोनेंट को लिख सकते हो BH इंटू tan डेल्टा। सो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इन तीन चीजों को मिलाकर कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। These three components, these three things are commonly called elements of earth magnetism, because if you know these three things, आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि अगर आपको BH पता हो तो अर्थ की नेट फील्ड भी निकाल सकते हो, वो हो जाएगा BH बाय कॉस डेल्टा। इफ यू नो द डेल्टा, डेल्टा मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फील्ड है वो पता होना चाहिए आपको, अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता होना चाहिए, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब कि अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन असली ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन से कितने एंगल पर है। ये तीन चीजें पता हो तो आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या पॉइंट समझ में आया? These three components are combinedly called elements of earth magnetism। देख लीजिए बोर्ड पर एक बार क्या क्या पढ़ा है अपन ने, कोई भी चीज में कुछ समस्या है तो पूछ लीजिए। Any doubt? चलिए वेरी गुड, सबको क्लियर है तो बहुत बढ़िया। ओके, तो अर्थ मैग्नेटिज्म में इतनी चीजें हमको पढ़ना थी बस। अब इसमें एक चीज छूट जाती है, बच जाती है हमारी, कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ही क्यों, व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े तो वहां पर भी ऐसा बताया कि अभी तक रिसर्च का टॉपिक है, इट इज नॉट नोन कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। ऐसा पहले लोग अंदाजा लगाते थे कि अर्थ के अंदर है ना किसी ने बहुत बड़ा मैग्नेट को गाड़ रखा है। ऑफ कोर्स ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, अर्थ इतनी बड़ी है, किसी की क्या बिसात हमारी ह्यूमंस की कि हम अर्थ के अंदर मैग्नेट को गाड़ के रखे। तो वो तो पिक्चर ऑफ कोर्स सर्टेनली क्लियर नहीं है, गलत है। फिर और भी चीजें सोची गई। अभी जो सबसे बेस्ट थ्योरी है जो बताती है कि अर्थ की फील्ड क्यों है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, वो है कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मोल्टन मेटल्स विद इन द अर्थ कोर। अर्थ के अंदर जाके देखे, अर्थ के अंदर
तो अर्थ की जो ऊपर की लेयर है ना वो तो ठीक है, ठंडी है, जिसपे हम लोग रहते हैं, पर अर्थ के अंदर है ना बहुत हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, चीजें वहां मोल्टन स्टेट में। तो आपने मैग्मा लावा सुना होगा, जब ज्वालामुखी फूटता है तो लावा आता है, तो गर्म गर्म चीजें आती है ना, तो गर्मी है अंदर खुद, तो मोल्टन स्टेट में मेटल वहां पे। अर्थ का जो कोर है वो तो प्लाज्मा स्टेट में ही है, इतना ज्यादा हीट है वहां। उसके थोड़ा आउटर पोर्शन में देखिए तो वहां थोड़ा ठंडा है पूरा। तो आउटर कोर में, अच्छा अर्थ घूम भी रही है तो वो प्लाज्मा भी घूम रहा है, तो वहां कन्वेक्टिव मोशन होते हैं। कन्वेक्टिव मोशन मतलब क्या कि अंदर का कोर बहुत गर्म है और बाहर थोड़ा ठंडा है, तो गर्म चीजें ऊपर आती है डेंसिटी कम होने की वजह से, और ठंडी चीजें नीचे जाती है, तो एक कन्वेक्टिव मोशन चलता है वहां पे। कन्वेक्शन शायद सुना हो आपने हीट ट्रांसफर चैप्टर में, तो वैसे ही कन्वेक्टिव मोशन वहां चलता है। इन कन्वेक्टिव मोशन की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये ऐसी थ्योरी है। and this convective motion is dependent on the rotation rate of earth। तो रोटेशन का रेट ऑफ अर्थ का जितना ज्यादा होगा उससे फील्ड ज्यादा होगी। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा भी है कि जुपिटर ज्यादा तेज घूमता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। चंद्रमा पे कोई चंद्रमा ही बोला था आई थिंक, मून पे है ना कोई मोल्टन कोर नहीं है, मून के अंदर कोई मोल्टन कोर नहीं है, तो उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मून पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो ऐसी कई चीजें हमको पता चली कि अलग अलग ग्रहों पे हमको पता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि अर्थ की फील्ड की होगी, है ना। तो अभी की सबसे बेस्ट थ्योरी है कि अर्थ के कोर के अंदर, आउटर कोर में कन्वेक्टिव मोशन की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अच्छा, और बहुत हिस्ट्री में जाके देखे तो ये भी पता चला कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदली पहले कभी। आज हमको ये पता है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास मैग्नेट का साउथ पोल है, पहले कभी उल्टा भी था, ये ऊपर वो नीचे ऐसा भी था। अच्छा, इनकी डायरेक्शन भी बदल रही है, इनकी दिशा भी बदल रही है, अच्छा लोकेशन भी बदल रही है। आज जिस जगह पे साउथ पोल है अर्थ के मैग्नेट का, जरूरी नहीं कि वहीं रहेगा, वो बदल भी रहा है समय के साथ, धीरे धीरे उसकी लोकेशन बदल रही है। जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये जो बताया मैंने 11.3, दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिंग, ये भी एनसीईआरटी में बताया है। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और ये सब इंफॉर्मेटिव चीजें हैं बच्चों, एज अ इंफॉर्मेशन अपन को याद रखना है कि ये सब क्या है। अब ऑफ कोर्स ये तो इंफॉर्मेशन ही है हमारे पास, क्यों है इसी का कॉज का अंदाजा लगाना है आपको, इसको पता करना है, इसकी थ्योरीज देना है, ये सब रिसर्च का, एक्टिव रिसर्च के टॉपिक्स है। चलिए, तो आई होप कि अर्थ मैग्नेटिज्म की चीज अब याद रहेगी, पूरा थ्योरी बच्चों, इसको याद ही रखना अच्छे से आपको, क्लियर, याद रहेगा, बताइए। यस सर। ओके बच्चों, सो अब एक काम करिएगा सर, रिपल्शन अट्रैक्शन के कारण मूव कैसे करेंगे। श्रेयाश आप पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, अपन बाद में बात करेंगे। तो अब एक काम करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। ये मैंने थ्योरी जितनी थी सब पढ़ा दी है, मेरा आदत रहती है जनरली एनसीईआरटी पढ़ाने की, पर अब ऑनलाइन में उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा था एनसीईआरटी रीड करना, तो आप लोग खुद से एनसीईआरटी रीड करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म अच्छे से रीड करोगे, उसके आगे का पार्ट भी रीड करके आओगे नेक्स्ट क्लास के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। तो आज अपन एक काम करते हैं, यहीं रुकते,